अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इसेंशियल है तमाम जो लॉयर्स हैं हमारी कम्युनिटी या यंग आने वाले वकला हैं या फिर जो जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। तो आज हमारा टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड। किस तरह वो स्टेप बाय स्टेप टोटल का टोटल प्रोसीडिंग एक ट्री की शक्ल में किस बाय स्टेप किस तरह चलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को हमारा ये टॉपिक जो है जो सीपीसी है हमारा वो बहुत खुश्क लगता है। तो आज इंशाल्लाह हम इसको इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे और विद लॉजिक सीखेंगे तमाम स्टेप्स को वन बाय वन के हर स्टेप के बाद कहां से विद लॉ सीखेंगे। तो अगर आपने ये सीख लिया आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली वीडियो करंट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो पहला आज जो हमारा टॉपिक है उसको चलते हैं। टॉपिक है सिविल, जो आपका सिविल ट्रायल है। सिविल ट्रायल टोटल इनकम्प्लीट किस तरह से चलता है वो हमने देखना है कि सिविल ट्रायल क्या होता है। तो सिविल के लिए सबसे पहली बात, ट्रायल स्टार्ट करने से पहले जो हमें चीजें पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। मसलन हमें पता होना चाहिए कि आया कि ये सिविल सूट है भी कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा कि सिविल कोड हमारे पास सेक्शन 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 क्या कहता है। सिविल कोड हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। इस पे पूरा टॉपिक है ये। और जो ट्रायल के मास्टर हैं वो कहते हैं सेक्शन 9 प्लस ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन एंड दूसरा है सिविल कोर्ट हैज अल्टीमेट जुरिसडिक्शन। पूरी सीपीसी उनको आती है, आधी सीपीसी आपका क्या है सेक्शन 9 और आधी सीपीसी आपका क्या है एग्जीक्यूशन। ऑर्डर 21 के साथ सेक्शन अगर वहां से कहां से 36 से ऑनवर्ड कहां पे जाता है 74 तक, तो ये सारे के सारे सेक्शंस का क्या किस चीज के एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन आधा टॉपिक हमारा टोटल आधी सीपीसी क्या है आपका ऑर्डर 21 और आधी सीपीसी आपके सेक्शन 9। मीनिंग देयर बाय कि सेक्शन 9 को समझना ही एक्चुअली बात है। सेक्शन 9 क्या कहता है कि आया कि ये सिविल सूट है कि नहीं। अगर सिविल सूट होगा तो देन ट्रायबल बाय सिविल कोर्ट होगा ना। और अगर सिविल कोर्ट ट्राई करेगा सेक्शन 9 के अंदर सिविल कोर्ट हैज अल्टीमेट जुरिसडिक्शन इसको भी कहा जाता है। तो ये सेक्शन 9 ही है जो हमें बताता है कि ये सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है या नहीं है। इसके बाद सबसे पहले अगर एक नया दावा दायर करना है तो उससे पहले ये भी देखना है कि क्या पार्टीज के दरमियान पहले कोई लिटिगेशन है। अगर तो पहले डिसाइड हो चुकी है तो देन नया दावा करने की आपको जरूरत नहीं रहती। मतलब सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 क्या है, रेस ज्यूडिकाटा। रेस ज्यूडिकाटा क्या चीज है, रेस ज्यूडिकाटा है कि अगर बिटवीन सेम पार्टीज सेम कॉज ऑफ एक्शन और जिस सेक्शन 10 आपका रेस सबजुडिस है। रेस सबजुडिस क्या है कि अगर सेम पार्टीज के दरमियान सेम कॉज ऑफ एक्शन है और वो पेंडिंग है, यहां पे पेंडिंग की बात, अगर वो पेंडिंग है और सेक्शन 11 आपका क्या है रेस ज्यूडिकाटा। अगर रेस ज्यूडिकाटा देखते हैं तो ये क्या है, रेस मीन सूट एंड ज्यूडिकाटा मीन डिसाइडेड। अगर डिसाइडेड सूट है और वही सेम बातें जो हमने कहा यहां पे सबजुडिस से मुराद है रेस सबजुडिस से मुराद है पेंडिंग, रेस मीन सूट। तो जब ये सूट पेंडिंग है चल रहा है कोर्ट में तो नया दावा करने की जरूरत ही नहीं। इसी के अंदर आपने शामिल होना है। किस तरह होना है, वो 1 टन देनी है वट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते जाते हैं कि किस तरह शामिल होते हैं। बट रेस ज्यूडिकाटा तो वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। अगर वो पहले डिसाइड हो चुका है तो देन आप रेस ज्यूडिकाटा अप्लाई होगा, तो देन नया दावा नहीं कर सकते। इसके अंदर आप देखेंगे कि रेस ज्यूडिकाटा एक्चुअल होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, वो भी हमारा वो इसके ऊपर जब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आएगा 1 बाय 1 हर तरह पे, तो वो हम देखते जाएंगे। सबसे पहले मुझे कहने की कोशिश मेरी ये है बताने की कि दावा दायर करना है। अगर नई पार्टी आपके पास कोई आती है और आकर आपको क्या कहती है कि ये जनाब मैंने दावा करना है, तो उससे यही चीजें देखी जाती हैं कि पहले तो आया कि वो सिविल सूट है कि नहीं, देन
आपने देखना है सेक्शन 10 क्या कोई कहीं रेस सब्जुडिस तो नहीं, अगर सब्जुडिस है तो फिर तो नया दावा हो नहीं सकता, और अगर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है तो देन भी आप दावा नया नहीं कर सकते, मीनिंग जब आप अपील में जाना है, जहां कहां जाना है, अगर वो डिग्री हो गया है तो इसी तरह अगर डिग्री हो गया और आपको पता आज चला है तो आपने सेक्शन 12 पढ़ा होगा और 12(2) पढ़ा होगा, बड़ी मशहूर है जमाना, तो 12(2) आपने उसमें ही दरखास्त देनी बजाय इसके कि नया दावा करे। तो ये तो है नया दावा दायर करने से पहले की बातें। अगर ये सारी चीजें नहीं है फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि एक्चुअली दावा दायर करने के लिए मुझे जरूरत किस चीज की है। तो सबसे पहले आपको जो जरूरत होगी, आपने क्या करना है, दावा कहीं सिविल सूट जो होगा वो इंस्टीट्यूट करना है। क्या करना है, इंस्टीट्यूट करना है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आपका कहां पे है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के अंदर अगर देखें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आपका सेक्शन 26 है और ऑर्डर 4 एंड 4A। मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो पंजाब के बाहर से हैं, मसलन केपीके के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो केपीके वालों के लिए 4A क्योंकि अमेंडमेंट नहीं आई, हमारे यहाँ पंजाब में अमेंडमेंट है। इसी तरह 26 के अंदर अभी 2020 11/8/2020 को अगेन अमेंडमेंट्स आ गई हैं कि सेक्शन 26 के अंदर इंस्टीट्यूशन किस तरह होनी है। और ऑर्डर 4 और ऑर्डर 4A क्या है, ये 4 भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, बट 4A क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के को एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास ये दावा दायर होगा। अब इंस्टीट्यूशन किसको करना है, सवाल ये पैदा होता है कि इंस्टीट्यूशन का, मैं ये कह रहा था हम स्टेप बाय सीखेंगे, तो हमारा स्टेप 1 है इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें दरकार है वो सारी चीजें देखनी है। हमने से ये समझा सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, अगर तो ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलती तो देन आपने कहा आना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सिविल सूट। अब सिविल सूट इंस्टीट्यूट किस चीज को करना है ये देखना है, इंस्टीट्यूट किस चीज को करना है, प्लेंट को। तो प्लेंट क्या होती है, यहां पे प्लेंट देखनी है। तो प्लेंट आपका ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 6 प्लेंट, ऑर्डर 6 प्लेंट नहीं 7। 6 क्या है, प्लीडिंग जनरली, प्लीडिंग जनरली। अब ऑर्डर 7 प्लेंट को डील करता है, बट प्लेंट का पता होने से पहले आपको प्लीडिंग का भी पता होना चाहिए कि प्लीडिंग किस ब्लॉक का नाम है। बहुत दफा इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत दफा पूछा जाता है कि ये प्लीडिंग किसको कहती है। तो प्लीडिंग के अंदर ये ऑर्डर 6 है आपका। प्लीडिंग इसके अंदर दोनों चीजें, प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्लीडिंग। अब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इसके अंदर दोनों चीजें मिलाकर क्या बनती, और रूल 1 है इसका जो आपको बताएगा, प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्लीडिंग। जब प्लीडिंग के अंदर आपने प्लेंट बनानी है तो प्लेंट बनने कैसे है, देखें शुरू इंस्टीट्यूशन से हमने किया, इंस्टीट्यूट दावा होगा सेक्शन 26 के तहत, ऑर्डर 4 इसके साथ पढ़ना है और ऑर्डर 4A पढ़ना है। अब इंस्टीट्यूट कहां करना है ये भी सवाल है, बट इससे पहले मैं प्लेंट लिखना तो सीख लें कि प्लेंट लिखना एक समथिंग एल्स। वो आपने प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग जब आप पार्ट 3 में थे तो आपने देख लिया था कि प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग क्या होता है, वहां पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में वो भी आता जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मोर इफेक्टिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्ली मिलती रहे तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। प्लेंट, अब हम देख रहे हैं कि प्लेंट को लिखना कैसे है। तो प्लेंट के अंदर सबसे पहली क्या चीज होगी, तो पार्टी से पूछेंगे, मीनिंग देयर बाय के पहले तो आपके पास पार्टीज टू द सूट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पार्टीज टू द सूट। भाई पहले तो पूछेंगे हाँ जी किसने किया, मैंने करना है, बाबा जी आए हैं मैंने करना है, या मैं, बाबा कहता है जी मैं तो नहीं आ सकूंगा, तो फिर क्या करना है, पार्टी प्लेंटिफ कौन होगा, मीनिंग देयर बाय हमने प्लेंटिफ देखना है, तो प्लेंटिफ कौन होगा। और प्लेंटिफ अगर देखना है तो साथ में ये भी देखना है कि मैंने डिफेंडेंट किसको रखना है, डिफेंडेंट एक होगा, एक से ज्यादा होगा।
तो वो पार्टीज टू द सूट है, उसके लिए ऑर्डर आपका टोटल 1 डील करता है। पार्टीज टू द सूट ऑर्डर 1 आना चाहिए कि ऑर्डर 1 क्या कहेगा कि पार्टीज टू द सूट क्या होता है, तो वो ऑर्डर 1 है। जब ऑर्डर 1 देखेंगे तो उसके अंदर वो बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज हैं। पार्टीज को हमारे यहाँ आप पढ़ते आए हैं, फिर देखते हैं कि क्या पढ़ते आए हैं। हमने पार्टीज टू द सूट देखा, हम पार्टीज टू द सूट के अंदर हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी पार्टी नेसेसरी होती है, कौन सी प्रॉपर होती है। प्रॉपर पार्टी देखी थी और नेसेसरी पार्टी देखी थी। नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी क्या होती हैं? ज्वाइंडर ऑफ मिस ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर क्या होता है? मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर क्या होता है? इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा लेक्चर्स भी आएंगे जब हम एक एक चीज को फर्दन करेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहां पे लिखा हुआ है आपका ऑर्डर 1 रूल, कहां पे? 10। अगर 110 तो एडिंग ऑफ पार्टीज एंड सब्स्टिट्यूशन एंड आपके अंदर स्ट्राइकिंग आउट, ये ऑर्डर 1 रूल 10 है। लेकिन मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑर्डर 1 रूल 9। ऑर्डर 1 रूल 9 के अंदर क्या लिखा हुआ है? मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। और ऑर्डर 1 रूल 10 मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर, ऑर्डर 1 रूल 9 प्रॉपर पार्टीज एंड नेसेसरी पार्टीज को डील कर रहे हैं। प्रॉपर और नेसेसरी क्या होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये मैं छोटे लेक्चर बनाता रहता हूँ। ये आज डिटेल लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक प्रॉपर जो सिविल ट्रायल है, सिविल को पढ़ने का तरीका कार क्या है। जिस तरह मैं क्रिमिनल को देख रहा था, अभी उसके ऊपर भी लेक्चर आ रहे हैं इंशाल्लाह, कि क्रिमिनल का भी प्रॉपर स्टेपिंग है। पहले सेक्शन से शुरू करके अंत तक पढ़ना कोई एक वो मैं कहता हूं कि वे नहीं है जो मैं बताता हूं, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस भी है, हमें एक प्रैक्टिस के थ्रू चल रहा है। तो यहाँ पे भी मैं ये देख रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 1 के अंदर प्रॉपर नेसेसरी पार्टी, ज्वाइंडर मिशन, और एक इसी के अंदर अगर ऑर्डर 1 देखें तो रिप्रेजेंटेटिव सूट भी होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट जिसको ऑर्डर 1 रूल 8 कहते हैं, और ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट है जी। मैं साथ साथ ये भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो चीजें बतानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी साथ साथ बताता जाऊं। इसीलिए आपको पार्टीज टू द सूट के अंदर जो आपका ऑर्डर 1 है वो ये कहता है कि पार्टीज किसको बनाना है। अब पार्टी के अंदर कौन सी पार्टी प्रॉपर होगी, कौन सी नेसेसरी होगी, कौन कब ज्वाइंडर होगा, कौन सा मिस ज्वाइंडर है, कौन सा नॉन ज्वाइंडर है, या क्या सूट ओरिजिनली करना है, खुद करना है, या बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे कर रहा हूं, तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारा का सारा ऑर्डर 1 बता रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेप 1, अभी स्टेप 1 पे ही है। अब इसके साथ जब आप देख लेते हो कि ऑर्डर 1 क्या है, ऑर्डर 1 में हमने पढ़ा कि ये पार्टीज टू द सूट है ऑर्डर 1। अब वो कह रहा है ऑर्डर 1 के अंदर जब आपको पार्टीज का पता चल गया, अब वही कहता है कि नहीं जनाब मैं नहीं आ सकता। पार्टी एक बाबा जी आते हैं, वो कहते हैं जनाब मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे बिहाफ पे मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटे को बना लें। तो उसको क्या कहते हैं जब हम ऑर्डर किस में जाएंगे, हम कहते हैं उसको कि ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, रिकग्नाइज एजेंट आर प्लीडर, कभी पढ़ा होगा क्या, रिकग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स, एजेंट्स एंड प्लीडर्स, प्लीडर्स, ये आपका ऑर्डर 3 है। अब वो कहता है जनाब पार्टी मैं तो नहीं आ सकता, मेरा एजेंट आएगा। मेरा एजेंट से मुराद हो सकता है वो किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दे, कौन सा स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो या जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो। पावर ऑफ अटर्नी के बारे में आप जानते हैं सारे, हो सकता है कि उनके जरिए आए, हो सकता है वो क्या करे। पिछली मेरी वीडियो के अंदर वकालतनामा कौन से लॉ के तहत देते हैं, शायद आगे ये वीडियो नहीं आई तो अपलोड होगी अभी तक। जो प्लीडर है यहीं पे सीख लें कि वकालतनामा कौन से लॉ के दे देते हैं। ऑर्डर 3 वकालतनामा जो क्रिमिनल में है कौन से लॉ के तहत देते हैं, ऑर्डर 3 रूल 4 के तहत वकालतनामा। और ऑर्डर 3 रूल 4 के तहत आप वकालतनामा देते हो। और अगर वकालतनामा आपने नहीं देना, बाज़ औक़ात केस चल रहा होता है, पार्टी मुझे फोन पे इन्फॉर्म कर देती है
कि यार हम नहीं आ सकते अभी, तो वकालतनामे का मकसद ये होता है पावर ऑफ अटर्नी जो हम देते हैं उसके ऊपर थंब इंप्रेशन होना चाहिए और किसका ये सिग्नेचर होने चाहिए, किसके, जिसकी तरफ से दे रहा हूं, वो पार्टी प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, जिसकी तरफ से वो वकील मुझे करना चाह रहा है। तो हमें एक प्रोविजन दी गई है जो हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा है, जिसे कहते हैं मीमो ऑफ अपीयरेंस। मीमो ऑफ अपीयरेंस जो ऑर्डर 3 रूल 4 का सब रूल 5 है, इसके तहत दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेजोरिटी से पूछा जाए वो कहते हैं मीमो ऑफ अपीयरेंस का कोई लॉ ही नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस है। बट नहीं, अगर आप ऑर्डर 3 रूल 4 का सब रूल 5 पढ़ेंगे तो मीमो ऑफ अपीयरेंस भी आपको मिल जाएगा। ये जनरल बात उसी में से चली तो मैंने कहा आपके गोश्त गुजार कर दूं। तो यहां पे 3 रिकॉग्नाइज एजेंट्स की बात। अब प्लीडर, अब जब हमें ये पता चल गया कि यहां पे हमने कहा प्लेंटिफ बनाना और डिफेंडेंट, जब प्लेंटिफ बनाया जाता है तो हम कहते हैं थ्रू इट्स पावर ऑफ अटर्नी, मेन प्लेंटिफ का नाम लिखकर थ्रू इट्स पावर ऑफ अटर्नी। तो जब पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आना है तो उसके लिए आपने मसलन एजेंट के थ्रू आना है तो वो क्या होगा, पावर ऑफ अटर्नी लेकर आ जाएगा। तो वो भी मैंने पार्टी बनानी, अगर प्लेंटिफ है तो जो आप कहते हैं थ्रू इट्स फला। अब ये भी देखिएगा थ्रू, अगर तो माइनर है तो हम माइनर वाले सूट्स में ऑर्डर 32 में देखेंगे वो थ्रू क्या होता है, नेक्स्ट फ्रेंड। और अगर उधर आता है डिफेंडेंट है तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रू इट्स गार्डियन एट लिटम। तो वो गार्डियन एट लिटम के थ्रू आते हैं। खैर वो आगे की बातें इंशाल्लाह वो नेक्स्ट समझते जाएंगे। आज मेरी कोशिश ये है कि हम इसकी स्टेपिंग सीख लें और पढ़ना किस किस तरह, क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है और हम उसको आगे आगे पढ़ते जाएं। तो स्टेप 1 के अंदर हम अभी तक स्टेप 1 को देख रहे हैं। उसके अंदर एक तो हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देखा, इंस्टीट्यूशन सेक्शन 26 ऑर्डर 4 और ऑर्डर 4A देख रहे हैं। उसके साथ जब इंस्टीट्यूशन की बात की तो वो इंस्टीट्यूशन में कहेगा कि पार्टीज टू द सूट। अब हमने देखा था कि प्लेंट होगी, प्लेंट को इंस्टीट्यूट करेंगे ना, तो प्लेंट लिखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए। प्लेंट ऑर्डर 8 हमने देखा, ऑर्डर 7 देखा प्लेंट का। और जब प्लेंट को देख रहे हैं तो उसी के अंदर उसने कहा था कि प्लीडिंग होनी चाहिए। तो प्लीडिंग मैंने पहले बता दिया कि प्लीडिंग के लिए क्या चीज होनी चाहिए, ऑर्डर 6 पूरा का पूरा प्लीडिंग को बताता है कि प्लीडिंग क्या होती है। और उसके साथ मैंने कहा कि प्लेंट लिखने के लिए पहले मुझे पार्टीज की जरूरत है, पार्टीज की जरूरत है तो साथ में रिकॉग्नाइज एजेंट्स की जरूरत भी पड़ गई। अब एजेंट भी मुझे पता चल गए, मैं क्या बनाने चाह रहा हूं, प्लेंट। तो प्लेंट के लिए नेसेसरी चीजें कौन सी हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो चीजें साथ हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आपको रिकॉग्नाइज एजेंट्स का भी पता चल गया, पार्टीज टू द सूट का भी पता चल गया, तो इस वक्त आपने क्या करना है, साथ में आपको ये जब ये दोनों चीजें पता चल गई तो अब आपने फ्रेम करना है सूट को। क्या करना है, फ्रेम। तो फ्रेमिंग ऑफ सूट, फ्रेमिंग ऑफ सूट मतलब ऑर्डर आपका 2, ऑर्डर 2 में जाके आपने अब उसका ढांचा बनाना है कि सूट फ्रेम किस तरह करना है। उसके अंदर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी होता है और नॉन जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी होता है। हमने पीछे मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर पार्टीज पढ़ा था। एक और बात इसी के अंदर लिखी हुई है, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ सूट, कॉज ऑफ एक्शन, ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जब ये मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर कॉज ऑफ एक्शन है, ये ऑर्डर आपका सारा का सारा 2 डील कर रहा है। तो ऑर्डर 2 के अंदर जो चीज आपने, अब इसके अंदर आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 2 जिसको कहते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम। मैं हर ऑर्डर के बारे में बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर भी ऑर्डर 2 रूल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 2 रूल 2 है क्या, कि इसे कहते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम। अब कहते हैं जी जब सूट फ्रेम कर रहे हो उस वक्त मांगना है तो पूरा मांगो, अगर कुछ छोड़ दिया
तो बाद में आप नहीं मांग सकते। उसको ऑर्डर टू रूल 2 के तहत समझा जाता है कि वंस आपने रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया जो हिस्सा, वो समझा जाएगा कि आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया। और जब हमेशा के लिए छोड़ दिया तो दोबारा मांगने जाएंगे तो फिर वो आपका कौन सा, इसके ऊपर ऑर्डर आपका सेक्शन 11 आ जाएगा, रेसिड्यू कट अप्लाई हो जाएगा कल को, तो इसका इफेक्ट हमेशा से इधर चला जाता है। तो ये ऑर्डर टू रूल 2 की बात हो रही थी। अभी भी हम क्या करना चाह रहे हैं कि सूट को फ्रेम, अब सूट मैंने फ्रेम कर लिया, सूट फ्रेम हो गया, अब प्लेंट तैयार हो गई, बट इंस्टीट्यूट अभी सिंपल प्लेंट इंस्टीट्यूट नहीं होगी, इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें और चाहिए, वो मैं हम देखना चाह रहे हैं कि और क्या चीजें चाहिए। ठीक है, हमने यहां पे प्लेंट पढ़ा और प्लेटिंग पढ़ लिया। अब प्लेंट गई बन, यहां पे क्या हुआ, प्लेंट बन गई, हमने क्या कर लिया, पार्टीज भी ले ली, साथ में हमें पता चल गया कौन सा एजेंट है, एजेंट की जरूरत है नहीं है, तो हमने प्लेटिंग्स को भी देख लिया। अब इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं, हाँ फ्रेम ऑफ सूट। अब हमने क्या कर लिया, फ्रेम कर लिया। जब सूट फ्रेम कर लिया, अब मेरी हो गई तैयार प्लेंट। अब तैयार प्लेंट तो हो गई, प्लेंट तैयार होगी। अब प्लेंट तैयार कर कर ये तो इंस्टीट्यूट नहीं होगी, हमने कहा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 कहता है, ऑर्डर 4A है और सेक्शन 26 है। प्लेंट अकेली तो जाके मैं कोर्ट में फेंक के नहीं आऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जज बैठा हुआ है उसके पास, 4A जो है, या सेक्शन 26 कहता है प्लेंट जहां पे इंस्टीट्यूट करो, तो प्लेंट से इंस्टीट्यूट नहीं होगी। क्यों? अगर आप प्लेंट ही पढ़ते हैं, ऑर्डर 7 उसके अंदर वो कहता है कि अगर आपने प्लेंट लिखी है तो साथ में डॉक्यूमेंट्स भी लगाएं। कौन से? हमारे यहां फॉर्म 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं, एक क्या होता है पेश करदा, और एक होता है क्या, मुनहसरा, जिसपे हम मुनहसर कर रहे हैं। तो हमारे यहां वो एक होता है रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, रिलायड अपॉन जिन पे मैं रिलाय कर रहा हूं, और एक आता है एक फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। हमारे यहां 2 फॉर्म यूज होते हैं। अब वो फॉर्म्स क्या होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट पे मैं रिलाय कर रहा हूं, आपने पढ़ा होगा कभी या प्रैक्टिस में देखते हो, सिविल प्रैक्टिस में, ऑर्डर 7 रूल 14, 7/14 का फॉर्म, कहते जा यार सिविल सेट लेके आ, तो सिविल सेट कभी देखें तो उसके अंदर ऑर्डर 7 रूल 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपके जितने भी सिविल दावे हैं उसके अंदर 7/14 का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें मुख्तलिफ बड़े बड़े जो आपके लेजेंड वकला हैं, तो सबसे पहले अगर वो किसी डिफेंडेंट के वकील बनते हैं तो सबसे पहले अपने मुंशी को भेज कर कहते हैं कि भाई जाओ उसकी जो प्लेंटिफ ने दायर की है उसके साथ उसने एक फॉर्म लगाया होगा 7/14 का, और उसके अंदर एक 15 का खाना भी बना होता है 7/15 का, उसकी कॉपी अटेस्टेड, क्या अटेस्टेड कॉपी बनवा के लानी है, और किसी चीज की हो ना इसकी जरूर बनवा के लानी है। मीनिंग देयर बाय, वजह क्या है यहाँ पे, इसके अंदर अगर आपने जो डॉक्यूमेंट जिन पे रिलाय किया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट पे रिलाय नहीं किया तो कल को आप अपनी शहादत एविडेंस के टाइम उसको क्या नहीं कर सकते, पेश कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है। ऑर्डर 7 रूल 14 पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर 7 रूल 14 क्या कहता है। और इसके साथ ऑर्डर ये कहता है कि जो जो मेरे कब्जा और इख्तियार में है वो डॉक्यूमेंट मैं पेश कर रहा हूं, जो मेरी पोजेशन एंड पावर में। लेकिन ऑर्डर 7 रूल 15 क्या कहता है, जो डॉक्यूमेंट जिन पे मैं रिलाय तो कर रहा हूं बट मेरी पावर एंड पोजेशन में नहीं है, तो किसकी पोजेशन में ये भी मैं साथ लिखूंगा, और कब पेश करने वो भी मैं साथ लिखूंगा। ये 7/14 और 7/15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इनको भी गौर से देखिएगा। सिविल की प्रैक्टिस करने वाले वकला या आपके जितने भी जुडिशरी के एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी जुडिशियल एस्पायरेंट्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं जो भी हैं, अगर आप बहुत अच्छे वकील भी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक और फॉर्म यूज होता है जिसको बहुत सारे छोटे जगह पे फॉर्म 13 कहते हैं, ऑर्डर 13 रूल 1।
ये 13(1), ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपने इसके अंदर लिखे हैं। अब इसके अंदर भी वही लिखेंगे, ये डॉक्यूमेंट मैंने पेश किए हैं, बट इसका पर्पस क्या होता है? ये होता है कि कोर्ट जाते ही इस फॉर्म को देखकर इंस्पेक्ट कर ले कि ये डॉक्यूमेंट जनाब मैंने लगाए हैं प्लेंटिफ साहब ने, तो ये 7, 14, 15 के साथ 13(1) का फॉर्म, कहीं छोटे इलाकों में चले तो उसके अंदर 7वां फॉर्म ले आ, 13 का फॉर्म ले आ, ऐसी सूरत हाल में से 7, 14, 15 और ये 13(1), इसके तहत क्या चलता है आपका, आप प्लेंट के साथ क्या लगाएंगे, जो डॉक्यूमेंट जिन पे आप रिलाय कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंट रिलाय करने के बाद अभी भी आपकी ये प्लेंट मुकम्मल नहीं हुई कि वो इस काबिल हो जाए कि मैं उसको इंस्टीट्यूट कर दूं। हमने यहां पे पढ़ा नंबर 1 तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए एक तो ऑर्डर 7, रूल 14, 15 और साथ में ऑर्डर 13, रूल 1, ये फॉर्म लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2, आपने प्लेंट तो लिखी है, प्लेंट के साथ और क्या लगना है भाई? प्लेंट के ऊपर कहते हैं क्या लगाओ, कोर्ट फीस। तो कोर्ट फीस में कैसे लगाऊंगा? अब देखिए, पढ़ हम क्या रहे हैं, सिविल ट्रायल, और सिविल ट्रायल का पूरा कहां प्रोसीजर है, सीपीसी के अंदर। लेकिन सीपीसी अकेली कभी भी नहीं पढ़ी जाती, मैं बार बार कह रहा हूं, सीपीसी अकेली नहीं पढ़ी जाती। सीपीसी के साथ क्या क्या पढ़ना है, आपको लिमिटेशन भी पढ़ना है, ठीक है, आपको कोर्ट फीस भी पढ़ना है, आपको सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस भी पढ़ना है। सिविल कोर्ट आपका ऑर्डिनेंस जो 1962 का है वो भी पढ़ना है, और बहुत सारे लॉज हैं, साथ साथ मैं बताता रहता हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंस, क्या मतलब आपका सूट वैल्यूएशन है वो भी पढ़ना है कि किस वैल्यू के एतबार से लगाना है आपने। ये सारी की सारी चीजें आपको इसके साथ। अब कोर्ट फीस का क्या ताल्लुक है यहाँ पे? कोर्ट फीस का ताल्लुक वही है कि प्लेंट के ऊपर हमेशा कोर्ट फी लगेगा। विदाउट कोर्ट फीस अगर आपने लगा दिया तो आपका हिट बाय 711 भी हो सकता है। ये कोर्ट खुद उसको रिजेक्ट, प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकती है, इसीलिए कोर्ट फीस लगाना है। कोर्ट फीस कैसे लगेगा, उसके लिए कोर्ट फीस को डिटरमिन कैसे किया जाता है, आपका सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट है, वो पूरा कि किस तरह आपने उसको कम्युलेट करना है। और सूट के अंदर एक से ज्यादा दावे हैं, मीनिंग देयर बाय एक से ज्यादा आपने बताया है, बहुत ज्यादा मल्टीवेरियसनेस ऑफ सूट जिसको कहते हैं, सेक्शन 17 है, वो भी देखकर फिर एवरेज कोर्ट फीस लगेगी। अब इसका शेड्यूल देखेंगे कि शेड्यूल के अंदर कॉलम नंबर 1 के अंदर बताता है कि आपने जो प्लेंट के अंदर, आपको पता है कि लास्ट 3 पैरे जो लीगल होते हैं, आखिरी 3 जिन्होंने प्रैक्टिस की उनको पता है कि 3 लीगल पैरे, एक होता है जुरिस्डिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सूट, कोर्ट फीस फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसके ऊपर कोर्ट फीस कितना लगना है, दावे की जो सूट की वैल्यू कितनी है, तो वो लगाते हैं। लीगल पैरा एक होता है, उसके मुताबिक आपकी शेड्यूल के अंदर बताता है 7.5% कोर्ट फी लगेगी। 7.5% कोर्ट फीस, ये कितना, हमेशा क्या कहता है शेड्यूल के अंदर, 25,000 रुपए तक, 25,000 तक अगर आपका दावा है तो वो क्या है, आपका एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। लेकिन आज कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो 25,000 रुपए की है, 25,000 का तो मरला भी नहीं है आज, तो 25,000 से अगर ज्यादा 1 रुपए ज्यादा हो गया, 25,000 1 रुपए सपोज, तो उसके ऊपर 7.5% के एतबार से कोर्ट फीस लगेगा। और मैक्सिमम कोर्ट फीस कितना होता है, 15,000 रुपीज। अगर 50 आपका दावे की वैल्यू आप एक्सीड कर गई कितने से, 2 लाख रुपए से, अगर 2 लाख से एक्सीड कर गई तो फिर आपकी मैक्सिमम जो कोर्ट फीस होगी वो 15,000 रुपए होगी। तो 15,000 रुपए से ज्यादा कोर्ट फीस कभी भी नहीं लगता। अगर मल्टीवेरियसनेस में भी जाएंगे तो वहां पे एवरेज लगाएंगे, तो एवरेज निकाल कर इंशाल्लाह एक एक चीज को हम थॉरली पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हमें स्टेप वाइज अगर हम प्रैक्टिस भी करना चाहें तो हमें पता हो कि कल को मैंने प्लेंट इंस्टीट्यूट करने जाना तो क्या साथ लेके जाऊंगा, प्लेंट के साथ क्या लगा होगा। नंबर 1, अब मैंने यहां तक होप्स हो के समझ आया होगा। एक चीज डॉक्यूमेंट साथ लगाने, नंबर 2
कोर्ट फीस लगना है। अब कोर्ट फीस के लिए हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया कोर्ट फीस एक्ट का, अब और साथ में शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके साथ और क्या लगना है, आज जो 26 हमारा आया है उसके अंदर भी उन्होंने दे दिया है, और इससे पहले भी इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी 18 के अंदर, उसके अंदर भी ये है कि क्या करना है, जितने डिफेंडेंट बनाए हैं उतनी कॉपीज ऑफ प्लेंट प्लस ऑल डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए, उसकी तमाम की फोटोकॉपीज प्लेंट के साथ नक्शी करें। क्यों? क्योंकि उनको बुलाना है, कल को उनको देने हैं। तो हर प्लेंट का अगर 10 डिफेंडेंट है, 10 कॉपीज ऑफ प्लेंट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स ये साथ लगेंगी, फिर आपकी प्लेंट एक्सेप्ट होगी। ये बातें होने के बाद और क्या लगना है इसके साथ, और हमारे पास क्या होता है, हम उर्दू में से एक फर्द पता कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्द पता, और इंग्लिश में एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज, एड्रेसेस ऑफ पार्टीज। अब एड्रेसेस ऑफ पार्टीज कौन से लोग, अब ये पार्टी कौन सी है, प्लेंटिफ का एड्रेस बताना ना भाई। ज्यूरिसडिक्शन में अब कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि इस ज्यूरिसडिक्शन को क्या करना है, ये सुन इंटरटेन कर सकता है। अगर कोर्ट इंटरटेन कर सकता है कब करेगा, ज्यूरिसडिक्शन भी हमारे पास दो तरह की है, वो देखता हूं प्लेंट तैयार होती है तो फिर ज्यूरिसडिक्शन की तरफ भी आता हूं कि भाई ये पार्टी रिजाइड यहां करती है लाहौर में सपोज, तो ये जनाब सिविल जज सब लाहौर कोर्ट जो सिविल जज हैं लाहौर के, उन्हीं के पास इसकी ज्यूरिसडिक्शन है। तो वो ज्यूरिसडिक्शन के पर्पस के लिए कि एड्रेस पार्टी का बताना जरूरी होता है। लॉ कौन सा है, ऑर्डर 7 रूल 19/7/19। मैंने बहुत दफा पूछा, खैर उस बात को नहीं छेड़ते। खैर ये एड्रेसेस ऑफ पार्टीज तो 7/19 ये भी साथ आपकी प्लेंट के लगता है। अब हमारे यहाँ प्रैक्टिस जो है वो गलत है, प्रैक्टिस में हमें साथ में क्या लगाना है, और क्या चीज, फर्द तलबाना जिसको कहते हैं क्या, प्रोसेस फीस, प्रोसेस फीस भी साथ लगानी है। अदरवाइज वो ऑर्डर भी करता है बाद में भी, लेकिन आप फर्द तलबाना साथ लगाए। फर्द तलबाना किसको कहते हैं जनाब, प्रोसेस फी को, प्रोसेस फीस। अब ये कौन से लॉ के तहत लगती है, ये भी कोर्ट फीस एक्ट है आपका सेक्शन 20, उसके तहत कोर्ट फीस भी लगती है। साथ ही आप समन्स भी लगाएंगे। समन्स हमने पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर में, ऑर्डर 5 के तहत समन का सब सारे के समन भी, अब न्यू लेटेस्ट अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि जनाब आप प्लेन के साथ ही समन लगा दें, तमाम कॉपीज हैं, ताकि प्रोसेस फीस लगाई है कि समन चले जाए, और समन्स के साथ आप इसलिए लगा रहे हैं कि जितनी कॉपीज साथ लगाई हैं वो उस तक पहुंच जाए। तो ये तमाम की तमाम चीजें साथ लगाकर इसको क्या करना है, आपने एक प्लेंट दत्था बन जाएगा, उनको नथी करके तमाम की तमाम चीजें साथ लग जाएंगी, और जब साथ लग जाएंगी तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा। जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो उस वक्त क्या करना है आपने, अब इसके साथ और भी एक चीज लगनी है, वो क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट फीस है, कॉपीज है, आपके एड्रेसेस ऑफ पार्टीज है, प्रोसेस फी है, समन है। एक और चीज, आप जा रहे हैं असालतन नहीं जा रहे हैं, वकालतन जा रहे हैं। आपने ऑर्डर 3 अभी पढ़ा था, ऑर्डर 3 रूल 4, तो वकालतनामा भी मस्त लगेगा, वकालतनामा भी मस्त लगेगा। आप किसी की तरफ से दावा कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटर्नी भी आपके साथ इस प्लेंट के साथ जरूर लगेगा। अब आपकी प्लेंट के साथ जो चीजें लगनी थी वो कंप्लीट हो गई। अब ये सारी कंप्लीट होने के बाद अब इंस्टीट्यूशन होगी। तो ये पहला स्टेप है, अभी पहले स्टेप के अंदर जो इंस्टीट्यूशन तक अभी हम पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद फिर क्या होगा, आपकी क्या होगी इंस्टीट्यूशन। अब प्लेंट को इंस्टीट्यूट कैसे करते हैं, अब इंस्टीट्यूशन की बारी है। अब वो कहता है प्लेंट को लेके जाओ सिविल कोर्ट के अंदर। एक क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है। ऑर्डर 4(1) बता रहा है 4A, एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास जाएंगे, और वो कौन होता है हमारे यहाँ, सीनियर सिविल जज होता है, सीनियर सिविल जज।
तो सीनियर सिविल जज वो खुद तो नहीं ले रहा, उसका एक डिपार्टमेंट है जिसको हमारे यहाँ दायरगी ब्रांच कहते हैं। दायरगी ब्रांच के अंदर जाएंगे तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर जो दायरी ब्रांच है वो आपके दावा लेंगे, उसके ऊपर सूट नंबर लगाएंगे। सूट नंबर के साथ वो सपोज आपका पहला दावा है 2020 का, तो वो ये कहते हैं पहला दावा है आपका जनाब 2020 का सिविल नेचर का, और ये कौन से जज के पास जाना है तो उसके अंदर लिखा है कि कोर्ट नंबर बता देंगे आपको, कोर्ट नंबर फलां, लेकिन हमारे यहाँ जज का नाम बता देते हैं फलां जज के पास लगेगा। अब फलां जज के पास क्यों लगेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जज है पता, अब क्यों लगेगा? हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें हर एक को पता होनी चाहिए। कौन सी? एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, और दूसरी है हमारे पास पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हमें पता होनी चाहिए। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सेक्शन 15 से ऑनवर्ड 21 तक, और पिक्यूनरी सेक्शन 6 है, और इसके साथ आपका सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है 1962, उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 9। ये आपको पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शंस बताता है कि जनाब पहली बात है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो मैंने कहा था लीगल पैराज होते हैं, लीगल पैराज के अंदर ये भी बताया होता है कि जनाब पार्टीज आर रिसाइडेड इन लाहौर, देयरफॉर जनाब सिविल कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दिस सूट। इसके साथ पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन इसलिए लिखी होती है, कोर्ट फीस लगाई थी। इसके अंदर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी, बल्कि यूट्यूब पे पढ़ा हुआ लेक्चर वो देख लीजिएगा कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन किसकी कितनी होती है। तो वो आपको देखने के बाद बताएंगे कि आया कि ये जो है ये सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास होना है, सिविल जज सेकंड क्लास के पास दायर होना है, या सिविल जज थर्ड क्लास के पास। तो वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को देखकर जज के पास भेज देते हैं। तो ये जनाब आपका स्टेप 1 है जो कि कंप्लीट है। इसमें से अगर फर्दर आपको कुछ पूछना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है, कमेंट्स बॉक्स में करके कमेंट्स कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुंचे। और इसको थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।